Hello and welcome back to Step by Step Study. Today we'll start with the discrete random variables. पहले I will be discussing कि random variables क्या होते हैं और continuous और discrete random variables उनके basics. Then we'll study in detail about discrete random variables. अगर आपको याद हो, in topic 6 we were interested in knowing the occurrence of outcomes. अब क्या चेंज इस टॉपिक में आया है? नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर्स एसोसिएटेड विद सच आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट. दैट इज, अब हम इंटरेस्टेड हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में जो हम एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. ओके, सो फॉर दिस we'll have to study about random variables. Okay, so actually random variable होता क्या है? A random variable is a variable whose value depends on the outcome of the random experiment. ठीक है, ये अभी हमने लास्ट लेक्चर में ओवरव्यू में भी देखा था. अब हम उसे वेरिएबल क्यों कहते हैं? वेरिएबल बिकॉज डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज आर पॉसिबल, ये भी मैंने बताया था. और रैंडम क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो वैल्यू ऑब्जर्व होती है वो डिपेंड करती है रैंडम एक्सपेरिमेंट पे. तो हमने देखा हम इसको रैंडम वेरिएबल क्यों कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ हेड्स. जब हमने दो कॉइन्स को टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या आता था? एच एच, दैट इज दोनों कॉइन्स पे हेड. एच टी फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड पे टेल. देन टी एच फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड. एंड टी टी दैट इज टेल्स ऑन बोथ द कॉइन्स. यही सैंपल स्पेस होता था. अगर हम x कोई रैंडम वेरिएबल को हम चूज करें, उसे हम x बोलें और x क्या होगा? नंबर ऑफ हेड्स. तो हमें पता है सैंपल स्पेस में देखते हुए नंबर ऑफ हेड्स कैन बी ईदर जीरो. वो कब होगा? जब दोनों ही टेल्स आए हों. और नंबर ऑफ हेड्स कैन बी वन, विच इज इन केस ऑफ एच टी और टी एच. और द नंबर ऑफ हेड्स कैन बी टू, दैट इज जब दोनों कॉइन्स पे ही हेड्स आया होगा. So this is your values for the random variable x. अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखना चाहें तो अगर x 0 है, x 0 कब होगा? जब हमारा आउटकम क्या रहा होगा? टेल टेल. और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल विच विल बी 1/4. ठीक है. सिमिलरली x 1 कब होगा? जब हमारा आउटकम या तो एच टी रहा हो या टी एच रहा हो. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर एच टी और टी एच. और हमें पता है या तो हमारा एच टी आएगा या फिर टी एच आएगा, तो 1/4 प्लस 1/4 विच इज 1/2. सिमिलरली x2 का केस कब होगा? जब नंबर ऑफ हेड्स 2 है, दैट इज हमारा आउटकम एच एच रहा होगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 क्या होगी? 1/4. इन प्रोबेबिलिटीज का सम हमारे पास क्या आएगा? 1. सो वी सी फ्रॉम दिस एग्जाम्पल दैट द वेरिएबल्स वैल्यू इज रैंडम. x0 है, x1 है या x2 भी आ सकता है. ठीक है. and it depends on chance factor, it depends on probability. अब x0 आने की probability हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 1/4. सिमिलरली x1 आने की probability हम क्या लिख सकते हैं? 1/2. और x2 आने की probability को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 again. So this variable's value depends on a probability now. In other words, there is a probability that a variable will take a particular value. और क्या एग्जाम्पल हो सकते थे हमारे पास रैंडम वेरिएबल के? और एग्जाम्पल हो सकते हैं द नंबर ऑफ रेड कार्ड्स ड्रॉन व्हेन वी ड्रॉ 10 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. ये भी रैंडम वेरिएबल है. देन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ सिटी, ये भी रैंडम है. देन लाइफ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल गैजेट, जो मैंने लास्ट ओवरव्यू लेक्चर में भी समझाया था. सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ योर रैंडम वेरिएबल.
अब हमें पता चल गया रैंडम वेरिएबल क्या होता है. So let's see a formal definition. For a given sample space of some experiment, अगर ये बॉक्स हमारा डिनोट कर रहा है सैंपल स्पेस किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एग्जांपल था 2 कॉइन्स वाला, सो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या था, एच टी टी एच 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 टी टी. ठीक है, ऐसे ही हम कोई भी सैंपल स्पेस ले सकते हैं. A random variable is any rule that associates a number with each outcome in S, that is with each outcome in the sample space. तो हमें पता था लास्ट में जब हमने देखा सैंपल स्पेस हमारा कुछ था और वो रैंडम वेरिएबल हमें एक नंबर दे रहा था. फॉर एग्जांपल एच एच के केस में रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो रही थी 2. एच टी या टी एच के केस में रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 हो रही थी और टी टी के केस में रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 हो रही थी. सो वी कैन से दैट रैंडम वेरिएबल इज अ रूल दैट एसोसिएट्स अ नंबर विद ईच आउटकम इन सैंपल स्पेस. यही सारे आउटकम्स थे ना सैंपल स्पेस में. और मोर फॉर्मली वी कैन से अ रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन whose domain is a sample space. हमें पता है कि कोई फंक्शन हमें डोमेन से को डोमेन में लेके जाता है. So it is a function whose domain is sample space and whose range is set of real numbers. हमें पता है रियल नंबर लाइन पे जितने नंबर्स आते हैं वो सब हमें एक रैंडम वेरिएबल से मिल सकते हैं, being defined with associated probabilities जो हमने देखिए थे लास्ट एग्जाम्पल में. सो अब आते हैं रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ लिया. हमें पता होना चाहिए दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स. फर्स्ट टाइप इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड द सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? हम एक रैंडम वेरिएबल को डिस्क्रीट जब कहते हैं जब उसके वैल्यूज जो हैं वो या तो फाइनाइट हो, मतलब काउंटेबल वैल्यूज हो, या फिर अगर इनफाइनाइट हैं तो काउंटेबली इनफाइनाइट हो. अगर हम इनफाइनाइट कह भी रहे हैं देन दे मस्ट बी काउंटेबल. सो इट कैन नॉट बी टिल इंफिनिटी, इट हैज टू बी समवेयर लेस देन दैट जिसको हम काउंट कर सकें. एंड हमने देखा था लास्ट लेक्चर में भी दैट इट टेक्स ओनली डिस्क्रीट और डिस्टिंक्ट वैल्यूज. एग्जाम्पल लेते हैं of rolling a die. Agar we take a random variable as x, that is a number which appears on the top. ठीक है, ये हमारा रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया. सो एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग अ die gives us that if we get a value on the top, that will be an integer. दैट इज या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6. एक डाई को रोल करने पे यही सारे ऑप्शंस हैं और ये सारी इंटीजर वैल्यूज हैं एंड दे आर नॉट इन फ्रैक्शंस और डेसिमल्स. सो x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स. द वैल्यूज मस्ट बी इन इंटीजर. कोई भी फ्रैक्शन या फिर डेसिमल्स में वैल्यू नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. सेकेंड टाइप of random variable is continuous random variable. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, in case of continuous random variable its value lies in an interval or range. ठीक है, it can take all the possible real values. अब continuous random variable integer values भी ले सकेगा और fractional values भी ले सकता है between two certain limits or interval. In case of continuous random variable, the chance of occurrence of a particular value of a variable is very small. So we specify its probability of lying within an interval. Example, life of an electrical gadget. हम conformity के साथ नहीं कह सकते कि ये gadget की life 9 months ही होगी. So probability x equals to 9 is really small or almost equal to 0.
हम यही कहते हैं ना कि 9 से 10 महीने चल जाएगा और whatever. Okay, so another example which we can take is that of an athlete. Chance that an athlete will finish a race in exactly 10 seconds is small or impossible. अगर हमारा कोई रैंडम वेरिएबल है दैट इज द टाइम टेकन बाय एन एथलीट, हम ये नहीं कह सकते ना कि 9 सेकंड्स में उसने कंप्लीट कर ही लेनी है रेस. दैट इज रियली स्मॉल प्रोबेबिलिटी, ऑल्दो इट कुड बी 9.01 9.02 सेकंड्स लग जाए. सो वी कैन नॉट गिव अ particular value of the variable in case of random variables because the chance of occurrence of that particular value is really small. So the probabilities are specified for an interval, and in case of athlete we can say that he'll complete his race in 9 to 10 seconds. In case of electrical gadget we'll specify the interval, say 9 to 12 months. So we see that in continuous random variable we have to specify an interval in which the value of that random variable will lie. अब हमने देख लिया कि discrete और random variable में difference क्या होता है. Now in this lecture we'll focus on only the discrete random variable, then उसका distribution function, expectation, variance and so on. All the concepts for discrete random variables will be covered in this lecture. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल को डिटेल में और उसकी एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, CDF and expectation variance etc. all the concepts. Okay, discrete random variable and PMF, where PMF is your probability mass function. So probabilities assigned to various outcome in the sample space in turn determine probabilities associated with the values of any particular random variable x. हमने हमारे हेड वाले केस में देखा था, दैट इज हमारे कॉइन वाले केस में देखा था कि x was associated with some outcome in sample space which was associated with some probability. अब हम सैंपल स्पेस को स्किप करते हुए डायरेक्ट देखेंगे कि रैंडम वेरिएबल को हम प्रोबेबिलिटी से कैसे एसोसिएट कर सकते हैं. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x नाउ विल टेल अस कि हाउ द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 1. हमने इस प्रोबेबिलिटी को ऐड करके क्या देखा था कि ये वैल्यू 1 आती है. तो अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम x की देखेंगे तो हमें बताएगा कि कैसे ये प्रोबेबिलिटी टोटल ऑफ 1 is distributed among the various possible x values, जो कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा भी था कि ये 1 की प्रोबेबिलिटी कैसे रैंडम वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यू 0, 1 और 2 में डिस्ट्रीब्यूटेड भी है. नाउ लेट x be a random variable which takes values x1, x2 and so on, and probability that x takes a value xi is denoted by small p xi. ठीक है, this function pxi where I can be 1, 2 and so on, जैसे जितने भी x की values हैं, defined for the values x1, x2 and so on assumed by x is called your probability mass function of x. discrete variable के केस में हम probability डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो हमें बताता है कि प्रोबेबिलिटीज रैंडम वेरिएबल से एसोसिएटेड कैसे हैं. दैट इज हर एक रैंडम वेरिएबल की क्या प्रोबेबिलिटी है जो उससे एसोसिएटेड है. एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और लेट मी एक्सप्लेन दिस, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू xi, जिसको हम small p xi भी लिखते हैं, that is the probability that x assumes the value of xi, where x can be x1, x2 and so on, or we can say for every possible value of x of the random variable, the PMF specifies the probability of observing that value when the experiment is performed. जब हम उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे
तो पी एक्स आई हमें बताएगा कि एक्स आई की प्रोबेबिलिटी क्या है उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के होने पर, दैट इज एक्स, हमारा एक्स आई वैल्यू कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ ऑब्जर्व करेगा. And the probability distribution of a discrete random variable can be denoted by x की value and x1 px1 that is x1 and probability of x1, फिर x2 and probability of x2 and so on. जो हमारा probability mass function होगा उसके लिए दो condition satisfy करना important होगा. They are p of xi must be greater than equals to 0, that is probability हमेशा 0 से ज्यादा रहेगी या फिर equals to 0 होगी random variable की probability. Second, summation of probability of this random variable xi should be 1, where I will be 1 to n या फिर जितने भी random variables आपके पास हैं. That is probability of x1 plus probability of x2 and so on, probability of xn should be 1. जैसा कि हमने probability theory वाले चैप्टर में भी देखा था कि probabilities का सम हमेशा 1 आना चाहिए, और वो कब होगा इस केस में जब हमने सब वेरिएबल्स जितने भी पॉसिबल वेरिएबल्स हैं उनकी probabilities का सम लिया है, that should equal to 1. So these are two important conditions for the PMF to be a valid PMF. आपसे एग्जाम में डायरेक्टली ये दो कंडीशन भी पूछ सकते हैं या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई पीएमएफ दे दें और पूछें कि इज इट अ वैलिड पीएमएफ और नॉट, या फिर कोई वेरिएबल दे दें और आपको वैल्यू फाइंड करनी हो डायरेक्टली कैसे प्रोबेबिलिटीज का सम लेके, एंड वी मस्ट नो कि प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है. सो एग्जाम्पल 1 इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स. मतलब यहाँ पे x क्या है हमारा नंबर ऑफ हेड्स अगेन when 3 fair coins are tossed simultaneously. So let x be the random variable that denotes the number of heads in the toss of 3 fair coins. Okay, so हमें पता है 3 fair coins अगर टॉस होते हैं तो उनका सैंपल स्पेस क्या होता है h h h, that is तीनों कॉइन्स पे हेड आया, h h t that is फर्स्ट दो कॉइन्स पे हेड आया सेकंड पे टेल, h t h फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल थर्ड पे हेड एंड सो ऑन. यही हमारा सैंपल स्पेस होता है. सो x कैन टेक वैल्यूज 0 दैट इज किसी भी आउटकम पे हेड नहीं आया, और 1 दैट इज एक कॉइन पे हेड आया, और 2 दैट इज दो कॉइन्स पे हेड आया, और 3 दैट इज तीनों कॉइन्स पे ही हेड आया. ओके, तो हमें पता चल गया x की वैल्यू क्या है. सो नाउ वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 निकालेंगे 1 2 एंड 3. प्रोबेबिलिटी x0 मतलब आउटकम t t t दैट इज तीनों पे ही तीनों कॉइन्स पर ही टेल्स आया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8. एक ही आउटकम ऐसा है 8 आउटकम्स में से. देन प्रोबेबिलिटी x1 दैट इज एक ही हेड आया होगा, तो वो या तो फर्स्ट पे आ सकता है फर्स्ट कॉइन पे हेड, या सेकंड कॉइन पे हेड, या थर्ड कॉइन पे हेड, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/8. देन प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 मतलब दो कॉइन्स पे हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी अगेन 3/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 दैट इज तीनों ही कॉइन्स पे हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8. सो नाउ वी हैव द प्रोबेबिलिटीज. अगर हम इसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में अरेंज करना चाहें, सो वी हैव x px. x इज द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल क्या वैल्यूज दे सकता है, या तो 0 1 2 या फिर 3. एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज क्या हुई, x 0 कब है प्रोबेबिलिटी 1/8 के साथ, x1 कब है प्रोबेबिलिटी 3/8 के साथ, x2 कब है प्रोबेबिलिटी 3/8 के साथ, और x3 कब है प्रोबेबिलिटी 1/8 के साथ. सो हमने देखा कि कैसे हम रैंडम वेरिएबल्स को प्रोबेबिलिटी से एसोसिएट कर सकते हैं by using what is in the sample space or what is the outcome. So we have directly associated the random variable to their probability distributions.
दिस वाज योर एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2। 6 boxes of components are ready to be shipped by a certain supplier. The number of defective components in each box is as follows. बॉक्स 1 में डिफेक्टिव कंपोनेंट्स 0 दिए हैं, बॉक्स 2 में डिफेक्टिव कंपोनेंट्स 2 हैं, बॉक्स 3 में 0, 4 में 1, 5 में 2, 6 में 0 एंड सो ऑन. One of these boxes is to be randomly selected. Let x be the number of defectives in the selected box. Find the PMF of x. So अगर x number of defective है तो हमें दिख रहा है डिफेक्टिव या तो 0 है या 1 है या फिर 2 है. So x can take values 0, 1 or 2. That is your random variable x, which is number of defectives can take values 0, 1 or 2. अब probability x 0 है, that is probability x 0 है, वो कब होगा? या तो बॉक्स 1 सिलेक्ट हो या बॉक्स 3 सिलेक्ट हो या फिर बॉक्स 6 सिलेक्ट हो एंड सो ऑन. हम इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 will be probability x 0 when box 1 or 3 or 6 is selected, मतलब 3 बॉक्स आउट ऑफ 6. सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव कब है? बॉक्स 4 के केस में, सो 1/6. और प्रोबेबिलिटी 2 डिफेक्टिव है, मतलब बॉक्स 2 में से सिलेक्ट हुआ है या फिर बॉक्स 5 सिलेक्ट हुआ है, सो दैट इज 2/6. So now we have the associated probabilities of 3/6, 1/6 and 2/6. If we write it in this tabular form, x and px, x क्या वैल्यूज ले सकता है? 0, 1 और 2. और px क्या है एसोसिएटेड? 3/6 जो कि है 1/2 और 0.5. 1/6 that is 0.167. फिर x equals to 2 की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/6 that is 1/3 और 0.33. So we can say that probability of 0.5 is distributed to x when its value is 0. Probability of 0.167 is distributed to value 1. Probability of 0.33 is distributed to value x equals to 2. तो हमने देखा कि कैसे प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन दीज रैंडम वेरिएबल्स जो कि हैं 0, 1 और 2 में. ठीक है, तो हमने देख लिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है. एंड x along with this probability collectively specifies your probability mass function. So let's see more detail. If an experiment is repeated over and over again in the long run, then x0 would occur 0.5 times or half of the times, x1 would occur 1/6 of the time, and x equals to 2 would occur 1/3 of the times. You can also make a line graph of your probability mass function. अगर हम x axis पे लें हमारी वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x और y axis पे लें p of x, so x की वैल्यूज क्या हैं? या तो 0 या 1 या 2. 0 पे इसका PMF कितना है? 0.5. और x इक्वल्स टू 1 पे PMF कितना है? 0.167. एंड x इक्वल्स टू 2 पे PMF कितना है? 0.33. So now we have this line graph for the values of the random variable. Okay, although it is not important but you must know. अब हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या देख लिया? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देख लिया. लेट्स कम टू क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट इज CDF. अब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता क्या है? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको हम कैपिटल Fx से लिखते हैं, ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल
with PMF PX is defined for every number x by fx क्या होता है probability of x less than equals to x, that is for any number x fx is the probability that the observed value of your random variable will be at most this small x. ठीक है. So this distribution function of a discrete random variable is also called a discrete distribution function or your CDF. एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो. अगर हमारा x रैंडम वेरिएबल वैल्यूज लेता है x1, x2 एंड x3, देन हम इस CDF को क्या डिनोट कर सकते हैं fx से, where fx is probability x less than equals to x3. अगर हम देखना चाहें x3 क्यों, because this is your last value. If we want to see probability x less than equals to x3, we will denote it by fx3. That will be probability x equals to x1 plus probability x equal to x2 plus probability x equals to x3. That is x की at most value x3 आए वो हम डिनोट करेंगे fx3 से, और हमें पता है that will be p1 plus p2 plus p3. Also, the value of fx corresponding to the last value of the random variable x is always 1. अगर यही तीन रैंडम वेरिएबल थे तो हमें पता है इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आएगा 1. So fx will correspond to 1, that is sum of all the probabilities. So your cumulative distribution function is nothing but summation of probabilities till that random variable. और ऐसा नहीं है, अगर हमें पता है तीन ही वैल्यूज x1, x2, x3 आ रही थी तो इनका सम 1 ही होगा. ये तो है नहीं कि कोई वैल्यू x2 और x3 के बीच में लाए कर रही हो, हमने वो कंसिडर नहीं करी, नहीं, यही तीन वैल्यूज थी इसीलिए हमने इन तीनों का ही सम लिया. सिमिलरली जब हम एग्जांपल्स देखेंगे, अगर हमें x1, x2 दिया है 1, 2 एंड 3 और हमें कहें फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो आप इसमें ये नहीं करेंगे कि प्रोबेबिलिटी 2.5 भी कंसिडर करें. 2.5 का तो केस ही नहीं आएगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और जो हमें वैल्यूज दी हुई हैं हम उनको ही कंसिडर करेंगे. सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 plus probability of x equal to 2 plus probability x equals to 3. That is x ने value at most 3 ही ली है. Okay, so एक example देखते हैं. Let x be any random variable that has the following probability function. हमें probability function ये दिया हुआ है जहाँ पे हमें x दिया है और PMF दिया हुआ है. x 0 लेगा probability 0 के साथ, 1 आएगी x की वैल्यू 1/10 के साथ एंड सो ऑन, और हमें फाइंड आउट करना है CDF ऑफ x. सो फॉर CDF ऑफ x वी नो we'll find it out by f of x is probability x less than equals to xi. अगर हमें f of 0 निकालना है वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 0. लेस देन इक्वल्स टू 0 में कौन सा केस है, बस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 का केस, दैट विल बी 0. अगर हमें f1 निकालना है वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1, और लेस देन इक्वल टू 1 मतलब या तो x 0 वैल्यू लेगा या फिर x 1 वैल्यू लेगा. सो प्रोबेबिलिटी x 0 क्या होगा, 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x1 will be 1/10. so इसका आंसर आ जाएगा 1/10. so using this f0, f1 and f2 and so on till f7 we can find the cumulative distribution function. so f2 क्या होगा, that will be f1 आया था 1/10, so f2 क्या होगा 1/10 plus probability x equals to 2 which is 1/5. सो आंसर क्या आ जाएगा 3/10. तो अगर हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखना चाहें x एंड fx
के रिलेशन में। सो एफ एक्स और एफ जीरो क्या होगा, जीरो। एफ वन हमने देखा क्या होगा, 1/10। एफ टू हमने देखा क्या होगा, 3/10। एफ थ्री क्या होगा, 3/10 प्लस 1/5 जो कि आएगा 1/2। एफ फोर क्या होगा, 1/2 प्लस पी ऑफ 4 दैट इज 1/2 प्लस 3/10 जो कि आएगा 4/5। सिमिलरली एफ ऑफ 5 क्या होगा, 4/5 प्लस 1/100 जो कि आएगा 81/100। एफ सिक्स क्या होगा, दिस विल बी 81/100 प्लस 1/50 जो कि आएगा 83/100। और F7 क्या होगा, 83/100 प्लस 17/100 विच विल बी 1। इससे हमें क्या पता चलता है, वैल्यू ऑफ योर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर x इक्वल्स टू 7 इज इक्वल टू 1 बिकॉज एट मोस्ट हम वैल्यू जो ले सकते हैं वो x की है 7। Now we have been asked to find probability of, let me write it here, probability of x lying between 2 and 4। अगर हम इसे देखें 2 और 4 के बीच में और दोनों इंक्लूडेड हैं, सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी x या तो 2 हो या x 3 हो या x 4 हो, यही है ना प्रोबेबिलिटी। सो दिस विल बी 1/5 प्लस 1/5 प्लस 3/10 और इससे आपका आंसर आ जाएगा 7/10। पर कुछ केसेस ऐसे होंगे जब हमारे पास वैल्यूज बड़ी वैल्यूज होंगी। हो सकता है हमारे पास x की 100 वैल्यूज आ रही हों और हमें कहें कि फाइंड प्रोबेबिलिटी x लाइंग बिटवीन 2 to 98, तो हम ऐसे में प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी 3 टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ 98 तो लेंगे नहीं। तो उसके लिए हम शॉर्ट फॉर्मूला क्या ले सकते हैं, लेट्स सी। सो इसी प्रोबेबिलिटी x लाइंग बिटवीन 2 to 4 को हम क्या लिख सकते थे, we could have written it probability of 0 plus probability of 1 plus probability 2 plus probability 3 plus probability 4 minus probability 0 plus probability 1। now you must be thinking कि हमने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है। if you see the first term probability 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4, इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, f of 4 से, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया ये। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी 0 प्लस प्रोबेबिलिटी 1 को क्या लिख सकते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ 1, दैट इज वी कैन नाउ फाइंड इट डायरेक्टली यूजिंग f4 माइनस f1। इससे भी सेम ही वैल्यू आएगी। तो अगर हमें पता है f4 हमारे पास 4/5 है और f1 हमारे पास 1/10 है, so we can find out the value. So f4 which is 4/5 minus f1 which is 1/10, we get 8 minus 1/10 that is 7/10 as our value of x lying between 2 to 4। उसकी probability क्या होगी। और more generally we can say that अगर हमें find out करनी है probability दो वैल्यूज के बीच में, that is x lying between a and b, we can write it as f of b that is cumulative distribution function of b minus f of a minus 1। अब a minus 1 का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे तो चलो हमारे पास 2 था और उसमें से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास f of 1 आ गया। पर हो सकता है आपको जो रैंडम वेरिएबल्स दिए होते वो होते 0 2 4 5 6 so on। so here f of a minus 1 और f of 2 minus 1 means कि आप उससे पहले वाली वैल्यू का CDF लेंगे। ये नहीं कि 2 minus 1 ले लिया f1 आया, अब आपको पता ही नहीं f1 कैसे निकालना है, नहीं, आपको उससे पहले वाली वैल्यू का CDF लेना है। so we can write it as f of b minus f of a minus,
मतलब a से पहले जो भी वैल्यू हो रैंडम वेरिएबल की उसका CDF कंसिडर करना है. ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ. Now we'll be discussing the expected value or expectation or the mathematical average. हमने पहले भी expectation your mean we have discussed it, but that was in case of a given distribution of the numbers. Either it was individual series or your frequency distribution series and so on. But now we'll be discussing expected value of a random variable. So first let x be a random variable जिसका हमें PMF या probability दी है Px. Then उसकी expected value का formula क्या होगा, हम उसको denote करेंगे Ex से, that is expectation of x, or we can denote it by mu x, that will be summation of x into Px. Okay, वेरिएबल की वैल्यू इनटू उसका प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड. अगर हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3, then expectation of x will be summation xi into pxi, where I will be 1 2 3. So x1 into px1 plus x2 into px2 plus x3 into px3 will be your expected value. अब एक वेरिएबल की वैल्यू एक्सपेक्टेड क्या होगी वो देख लिया हमने. नाउ लेट्स सी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन. फंक्शन एज इन अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. सो अगर x अगेन हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, उसकी PMF Px है, देन if there is any function of x of the random variable which is given by hx, तो हम उसकी expected value कैसे निकालेंगे, we'll find out using expectation of hx is summation hx, x की जगह हमने hx लिखा into px. And expected value of a linear function क्या होगा, these two are important because they can come directly on your exam. कोई भी a और b की जगह वैल्यू पुट कर देंगे और आपसे फाइंड आउट करने को कहेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू. x की एक्सपेक्टेड वैल्यू दी होगी और कोई लीनियर फंक्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए आपसे कहा जाएगा. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस b, जहाँ पे a और b दोनों कांस्टेंट हैं, दैट विल बी a इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस b. एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी कांस्टेंट a इज द कांस्टेंट इटसेल्फ. ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए. Let's see some questions. Find expectation of x. हमें x दिया हुआ है और PMF दिया हुआ है x का. हमें पता है Ex is nothing but your summation x into Px. So x into Px 0 into 0.002 0 plus 1 into 0.001, that will be 0.001, plus 2 into 0.002, that will be 0.004, plus 3 into 0.005, that will be 0.015, and so on. इन सबको ऐड करने पे you will be getting the answer as 7.15. तो ये किसका एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल था एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. That is, if a function is such that hx is this, then find e of hx. That is, हमें expectation अब किसकी निकालनी है, फंक्शन की, और वो फंक्शन किसका है, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x. अगर हम इसे y से डिनोट करें, we have been given x and px, तो हम इससे hx कैसे निकालेंगे, hx हम ऐसे निकालेंगे. फॉर एग्जाम्पल if x is 2, so your h of 2 will be 20 plus 3 into 2 plus 0.5 into if x was 4, so 3 into 4 plus 4 square 16, so 20 plus 12 plus 8, which will be 40.
So your y value will be 40. Similarly हम h of 6 निकालेंगे, 56 वैल्यू आएगी hx की. Similarly 76 वैल्यूज आएंगी. हम प्रोबेबिलिटी वही लेंगे जो कि हमने रैंडम वेरिएबल्स को पहले से डिफाइन कर रखी है. So हमें पता है the formula for expectation of a random variable hx is, hx की जगह हम y लिखना चाहें, e of y is summation y into probability of y, 40 into 0.5 plus 56 into 0.3 plus 76 into 0.2, जिससे हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू फंक्शन की क्या आ जाएगी, 56. तो हमने देख लिया कि हमें अगर एक्सपेक्टेशन निकालनी हो किसी भी फंक्शन ऑफ एक्स की या फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, तो हम कैसे निकालेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी if hx is 800x minus 900, दैट इज एक लीनियर फंक्शन है. हमने देखा था एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस b क्या होता है, a इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस b. यहाँ पे क्या देखेंगे हम, एक्सपेक्टेशन ऑफ 800x माइनस 900, वो क्या होगा, 800 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 900. एक्सपेक्टेशन ऑफ x अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा 0 इंटू 0.10 प्लस 1 इंटू 0.2 0.2 प्लस 2 इंटू 0.3 0.6 प्लस 3 इंटू 0.4 विल बी 0.12. तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन आ जाएगी 0.92. इससे हम एक्सपेक्टेशन ऑफ 800x माइनस 900 निकालेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 800 into expectation of x, that is 0.92 minus 900, that will be minus 144. So from this you know कि हमें अगर expectations निकालनी हो किसी random variable की या उस random variable के function की या किसी linear function की, तो हम कैसे निकाल सकते हैं. अब आएगा वेरिएंस का. तो हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू describes where the probability distribution is centered. ये हमने expected value से देख लिया. अब हम देखेंगे variance which tells us about the amount of variability or dispersion or spread in the distribution of your variable or random variable x. तो variance हम कैसे निकाल सकते हैं किसी random variable की, अगर x वो random variable है जिसका PMF अगेन px है और expected value mu है, then variance is denoted by v of x, या फिर we can write variance of x और sigma square x और just sigma square. फॉर्मूला क्या होता है, summation x minus mu square into px और expectation of x minus mu whole square. ये हमने पहले भी देखा है, पहले हम देखते थे जब fx हो जाता था यहाँ पे, याद है. So similarly on those grounds we have summation x minus mu square into px or your expectation of x minus mu whole square. स्टैंडर्ड डेविएशन हम डिनोट करेंगे सिग्मा x से, जो वेरिएंस का अंडर रूट होता है. There is also a shortcut formula for your variance which is e of x square, that is expectation of x square minus ex whole square, that is minus the mean का square. अगर हमें वेरिएंस लीनियर फंक्शन के निकालनी हो, जैसे हमने एक्सपेक्टेशन भी निकाली थी, तो वो हम कैसे निकालते हैं, अगर hx कोई लीनियर फंक्शन है which is ax plus b, so hx minus e of hx will be ax plus b minus a mu plus b minus that is a of x minus mu, and on those grounds we can find out the variance of ax plus b as a square sigma x square. and standard deviation कैसे निकालेंगे, a mod into sigma of x, that is variance of ax plus b is a square into variance of x. ठीक है, तो हमने देख लिया वेरिएंस हम कैसे निकाल सकते हैं रैंडम वेरिएबल के केस में और लीनियर फंक्शन के केस में.
Now, if the variance of x is 0, that means the random variable assumes only one value or is a constant. अगर random variable एक ही value assume कर रहा है, that is 1 1 1 ही ले लें, तो उसमें डेटा में कोई dispersion नहीं है, कोई spread नहीं है, तो variance की value 0 होगी. और अगर variance की value 0 आ रही है, that means the random variable is constant. And such a random variable is said to be a degenerate random variable. हम उसे बुलाते हैं और उसकी distribution क्या होती है? Degenerate distribution. Now let's see an example. Find the variance of x. अगर variance of x find करना है तो उसका shortcut formula क्या होता है? Shortcut formula होता है variance of x is e of x square minus ex whole square. यही होता है ना फॉर्मूला वेरिएंस का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी फाइंडिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, फिर हम फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. तो अगर हम x के साथ x स्क्वायर भी यहीं लिख दें, x स्क्वायर क्या आएगा? 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36. एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज x स्क्वायर के साथ भी यही रहेंगी. So finding out Ex will be x summation of x into Px, that is 1 into 0.3, then 2 into 0.25 and so on. हम x को Px से multiply करते जाएंगे. 6 into 0.5 will get the value of Ex as 2.85. अब Ex square निकालना है. Ex square कैसे आएगा? समेशन x square into p of x. X square that is 1 into 0.3 plus x square, अब 2 square क्या है? 4 into 0.25 and so on till 6 square, that is 36 into 0.15. So we get Ex square as 11.35. और हम इससे वेरिएंस कैसे निकाल पाएंगे? Ex स्क्वायर क्या आया? 11.35 माइनस Ex का होल स्क्वायर, दैट इज 2.85 का स्क्वायर, विच इज 11.35 माइनस 2.85 का स्क्वायर क्या आएगा? 8.1225. So we get the value of variance as 3.2275. तो हमने देखा कि अगर हमें कोई डेटा दिया है x का और उसके एसोसिएटेड पीएमएफ या प्रोबेबिलिटीज का, तो हम उससे वेरिएंस कैसे निकाल सकते हैं उस रैंडम वेरिएबल की. तो हमने एक्सपेक्टेशन निकालना सीख लिया, हमने वेरिएंस देख लिया, हमने पीएमएफ देख लिया, पीएमएफ कैसे कैलकुलेट ये करते हैं ये देख लिया, हमने सीडीएफ देख लिया. अब हम आते हैं कौन से मोमेंट्स के, और हम देखेंगे इसमें मोमेंट्स और मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शंस के बारे में. सो the rth order moment about the origin of a random variable is denoted by mu r prime. ये तो हमें पहले से ही पता है. And it is given by the expected value of xr. अब ये expected value of xr क्यों बोल रहे हैं? अगर हम ये देखें mu r prime is exr. Why? Because we know that in case we take the value from the origin, वो क्या होगा? xi minus 0 into fxj और probability of xj. अगर हम पहले, अगर आपको याद हो जब हम कर रहे थे in moment skewness and kurtosis topic, we took mu r prime as summation fi xi to the power r upon n, और हमने देखा था कि that is nothing but your expected value of xr. So summation xj to the power r into p of xj. तो हम एक्सपेक्टेशन के थ्रू इसको कैसे निकाल सकते हैं मोमेंट्स को? यहाँ पे दैट विल बी xj को हम उसकी एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज से, xj टू द पावर r को हम उसकी एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई करें और उन सब का अगर हम सम लेते जाएं तो हमारे पास rth ऑर्डर का मोमेंट आ जाएगा अबाउट द ओरिजिन.
Similarly, rth moment of a random variable about its mean is given by mu of r. यहाँ पे प्राइम नहीं होता था, पहले भी हमने सेंट्रल मूवमेंट जब पढ़ा था हमने देखा था उसको हम mu r से ही डिनोट करते हैं. And it will be the expected value of x minus mu to the power r, which we can write as expectation of x minus mu to the power r, which is summation of xi minus mu to the power r into fxi or your pxi, which is probability of your occurrence of random variable xi. ठीक है. And we know that mu1 prime, that is first order moment about the origin, क्या होता है, mean of the random variable, ये हमने पहले भी पढ़ा है. And mu2, that is the second order central moment या फिर second order moment about the mean, is your variance or spread of the probability distribution of a random variable. ये दोनों हम चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं. मोमेंट्स पढ़ लिया, तो अब हम देखते हैं मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शंस क्या होते हैं. So, although the moments of the most distributions can be determined directly by evaluating the necessary integrals or sum, integrals in case of continuous random variable or sum in case of discrete random variable, there is an alternative procedure which sometimes provides considerable simplification. अब हमारे पास एक टेक्निक है जो हमें मोमेंट्स फाइंड आउट करना इजी कर देगी. दैट इज नोन एज द टेक्निक ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जिसको हम MGF, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम MGF से भी डिनोट करते हैं. और द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैन बी गिवन बाय mxt is equal to expectation of e to the power tx. और सिंस हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल का केस है तो हम इसमें क्या लेंगे, समेशन ऑफ ETX इंटू FX या फिर इंटू द एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज ऑफ द x वेरिएबल. सो हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया, तो हम इससे मोमेंट कैसे जनरेट करेंगे. मोमेंट जनरेट करने के लिए अगर हमें rth ऑर्डर मोमेंट निकालनी है अबाउट द ओरिजिन, जिसको हम म्यू r प्राइम से डिनोट करते हैं, तो हम इस mxt को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और लास्ट में हम उसको t को 0 पुट कर देंगे. दैट इज if mu r prime has to be found out, then we'll differentiate d by dt r of mxt at the value of t equals to 0. अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट निकालनी होती तो क्या लिखते हैं, d1 या फिर d लिख सकते हैं उसको अपॉन dt ऑफ योर mxt. ये फाइंड आउट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी mxt की, हम उसमें t 0 पुट करेंगे और उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, mu1 प्राइम. तो इससे हम क्या देखते हैं कि हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से फाइंड आउट कर पाएंगे हमारी मोमेंट्स अबाउट द ओरिजिन. So let's take two examples for this. Example 1 is, let x be a random variable with probability of x equals to 0 is 2 by 3 and probability x equals to 1 is 1 by 3. हमें पता है, पहले अगर हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ही फाइंड आउट करना चाहें, so we know our moment generating function mxt is expectation of e to the power tx, और एक्सपेक्टेशन को हम कैसे लिखते हैं, समेशन ऑफ दैट वेरिएबल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यही लिखते थे ना. अगर हम इस केस में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करना चाहें, सो दैट विल बी समेशन ऑफ e tx इनटू px. हमें पता है x कितनी वैल्यूज दे रहा है, या तो 0 या फिर 1. सो दैट विल बी e t इंटू 0 इंटू प्रोबेबिलिटी क्या है 0 आने की, 2 by 3 प्लस e t इंटू 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या है, 1 by 3. सो वी गेट e टू द पावर 0 क्या होगा, 1. सो वी गेट 2 by 3 प्लस e टू द पावर t इंटू 1 by 3 और 2 by 3 प्लस e टू द पावर t अपॉन 3. ये हमारा क्या आ गया, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन तो आ गया, हमें क्या निकालना है, mu1 प्राइम.
उससे पहले अगर हम देखें, हमारे पास एक मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन होता है, और वो एक्सपेंशन क्या होता है, यू मस्ट नो दैट टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. Et is equal to 1 plus t plus t square upon 2 factorial plus t cube upon 3 factorial and so on. और हमें फैक्टोरियल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं वो पता ही है. तो अगर हम इसको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2/3 प्लस 1/3 इंटू ई टी में क्या लिखेंगे, 1 प्लस टी प्लस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी क्यूब बाय 6 एंड सो ऑन. मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन तो आ गया. अब हमें क्या निकालना है, म्यू वन प्राइम. म्यू वन प्राइम के लिए पहले हम इसको म्यू आर प्राइम निकालना होता अगर, तो हमें क्या लिखते हैं, डी बाय डी टी आर ऑफ एम एक्स टी एट टी इक्वल्स टू 0. अब आर क्या है, 1 है, सो म्यू वन प्राइम क्या आएगा, डी बाय डी टी ऑफ एम एक्स टी एट टी इक्वल्स टू 0. अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, एम प्राइम अगर हम लिखें डिफरेंशिएशन के बाद एम एक्स प्राइम टी, क्या आएगा, 2/3 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1/3 इंटू 1 0 प्लस 1/3 इंटू टी विल बी 1/3 0 प्लस 1 प्लस 2t अपॉन 2 आया होगा, विल गेट t एंड सो ऑन, दैट इज 1/3 इंटू 1 प्लस t एंड सो ऑन. अब हम इसमें t 0 पुट करेंगे, सो विल गेट t की वैल्यू अगर 0 है तो क्या आंसर आएगा, 1/3 विल बी योर म्यू वन प्राइम. सो हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करें, हमने इसमें जो स्टेप्स फॉलो करें वो है, पहले हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट किया. कैसे, जो हमारे पास एक फॉर्मूला है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, उससे. ठीक है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बाद हमने मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन लगाया e टू द पावर t के लिए. उसके बाद लगाने के बाद हमने एग्जैक्ट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट कर लिया. अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कोई भी मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, हम पहले मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, जितने भी ऑर्डर का है उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, और उसको फिर हम t की वैल्यू 0 कर देंगे अगर हमें अबाउट द ओरिजिन फाइंड आउट करना हो. सो इससे हमारे पास क्या आ गया, दैट योर म्यू वन प्राइम इज 1/3. सिमिलरली अगर म्यू वन प्राइम ही 1/3 आ रहा है, वी कुड हैव गॉट म्यू आर प्राइम also equals to 1/3 for r equals to 1 2 and so on. तो हमने इस एग्जांपल में देखा कि हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, और जब हमने फाइंड आउट कर लिया है तो उसके बाद हम कैसे म्यू वन प्राइम की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे. अब देखते हैं एग्जांपल 2. x has probability distribution fx is equal to 1/8 3cx and x की क्या वैल्यूज है, 0 1 2 and 3. Find the moment generating function of this random variable and use it to determine mu1 prime and mu2 prime. अब हमें प्रोबेबिलिटी जो दी हुई है वो कॉम्बिनेशन के टर्म्स में दी हुई है, और हमें पता है जब हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सो फॉर मेकिंग आवर कैलकुलेशन सिंपल, लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या दी हुई है, 1/8 3cx. इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या आएगी, 1/8 3c0, और हमें क्या पता है 3c0 की वैल्यू क्या होती है, 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 आ जाएगी 1/8. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 will be 1/8 into 3c1, that will be 3/8. And similarly we can find out probability of 2 is equal to 3/8. Probability of 3 equals to 1/8. आपको पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है. लेट मी रिपीट, कॉम्बिनेशन अगर NCR होता था तो फॉर्मूला होता था n फैक्टोरियल अपॉन
आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये आपको पता होना चाहिए। सो हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर ली। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, दैट इज योर mxt, which is nothing but summation e to the power tx into probability of x। तो अगर e t की वैल्यू 0 है तो क्या लिख सकते हैं, e to the power 0 into p of 0 क्या है, 1/8। अगर x की वैल्यू x की वैल्यू 0 थी तो हम ये लिख सकते थे, x की वैल्यू अगर 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं, e to the power t into probability of 1 which is 3/8। अगर x की वैल्यू 2 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, e to the power 2t into probability of 2 3/8। x की वैल्यू अगर 3 है तो हम क्या लिख सकते हैं, e to the power 3t into probability of 3 which is 1/8। तो हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को इस टाइप से लिख लिया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, सो वी कैन राइट इट एज 1/8 कॉमन लेके 1 प्लस e to the power t 3e to the power t प्लस 3e to the power 2t प्लस e to the power 3t, यही लिख सकते हैं इसको। और अगर हमें μ1 प्राइम μ2 प्राइम निकालना है तो हम इस फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे। μ1 प्राइम के लिए एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और हम उसको m प्राइम xt लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, 1/8 इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 3e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन 3 इंटू e टू द पावर t। e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन e टू द पावर t ही रहेगा, हमें पता ही है, प्लस 3 इंटू e टू द पावर 2t। सो दिस विल बी 3 इंटू 2t का डिफरेंशिएशन 2 इंटू e टू द पावर 2t remains the same। Similarly 3 इंटू e टू द पावर 3t। तो इससे हम क्या निकाल पाएंगे, हमारा μ1 प्राइम, कैसे, अगर हम t की वैल्यू अब 0 पुट कर दें यहीं पे। सो μ1 प्राइम कम्स आउट टू बी 1/8 इंटू 0 प्लस 3 इंटू e टू द पावर 0 क्या होगा 1, फिर 3 इंटू 2 6, e टू द पावर 0 क्या होगा फिर से 1 प्लस 3 इंटू e टू द पावर 0 1 which will be this। So we get our value as 1 plus, I think I made a mistake somewhere, yeah, so we get the value of this as 3 plus 6 9 plus 3 12/8 which comes out to be 3/2। ठीक है, μ1 प्राइम आ गया। अब μ2 प्राइम के लिए हमें mx प्राइम को mx को दैट इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। 2 बार डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद उसी को दूसरी बार डिफरेंशिएट करना है। 3 e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, 3 e टू द पावर t प्लस 6 इंटू e टू द पावर 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6 इंटू 2 दैट इज 12 e टू द पावर 2t प्लस 9 e टू द पावर 3t। डिफरेंशिएशन आप सबको आता ही होगा। और μ2 प्राइम फाइंड आउट करने के लिए हम t0 पुट कर देंगे इसी में। इट कम्स आउट टू बी 1/8 इंटू 3 इंटू e टू द पावर 0 is 3 into 1 3, similarly plus 12 plus 9 which is we get it as 15 plus 9 24/8 which is 3। So we have found out our μ1 prime and μ2 prime। और वो हमने कैसे फाइंड आउट किया, हमने पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली, फिर हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट किया इस फॉर्मूला से। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को फर्स्ट एक बार डिफरेंशिएट किया μ1 प्राइम के लिए और उसमें t इक्वल्स टू 0 पुट किया तो हमारे पास μ1 प्राइम आ गया। फिर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट किया और उसमें t
0 पुट किया तो हमारे पास mu2 प्राइम आ गया. सो नाउ वी हैव लर्नड कि हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से मोमेंट्स कैसे निकाल सकते हैं. Some properties of this moment generating function. Your moment generating function has these three properties. So some direct question can come. If y equals to ax plus b, then moment generating function of y will be e to the power bt into moment generating function of x of at. This is your relation between moment generating function of y and x. Second, if m moment generating function of a plus x upon b is e expectation of t, x की जगह a plus x upon b लिख दिया, will get e of a by b t into mx of t by b. Then your third property is let x and y be independent random variable with your moment generating function mx and my. Then moment generating function of x plus y is your mxt into myt. That is moment generating function of x into moment generating function of y. And this is only when x and y are independent random variables. Now we'll discuss about the joint probabilities and the marginal probabilities concept also. तो अभी तक हमने केसेस देखे थे इंडिविजुअल पीएमएफ के या फिर पीएमएफ ऑफ अ सिंगल रैंडम वेरिएबल. अब हम देखते हैं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. सो देयर मे बी सिचुएशंस जहां पे हम इंटरेस्टेड हो in more than one variable, and if we want to study those situations where we have more than one variables, then we'll be considering the case of joint distribution. In your syllabus you have joint distribution of only two random variables, and वो भी that is of discrete random variables. ठीक है, so we'll be going according to your syllabus of two discrete random variables और उसका joint distribution. So PMF of a single discrete random variable specified how much probability is associated with each possible value of x, and the PMF of a single discrete random variable y would specify how much probability is associated with each possible value of y. ये तो बात हो गई single discrete random variables की. But when we have joint PMF of two discrete random variables x and y, this will now tell us how much probability is associated with each possible pair. पहले हम individual possible values देखते थे, अब हम possible pair देखेंगे, possible pairs of values of x and y. For example, अगर x assume करता है values 0 and 1 and y assume करता है values 2 and 3, तो possible pairs क्या हो जाएंगे, 0 2 then 1 3, यही पॉसिबल पेयर्स हो पाएंगे ना, और 0 3 और 1 2. These are the all possible pairs of x and y. ठीक है, first value is your x and the second value is of y. So now the joint PMF will be the probabilities which will be associated with these pairs. अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है. फॉर्मूला फॉर योर जॉइंट probability mass function, that is joint PMF, is given by pxy, that is probability that x की value is small x and the value of y is small y. This is your joint PMF, or we could write it as probability x equals to x, y equals to y. It implies events x equals to small x,
इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू स्मॉल y, यही कॉमा का मतलब है, यही एंड का मतलब है. So x equals to x and y equals to y is simplified way of expressing intersection of two events which we call as joint PMF. अब just like PMF of a single variable, we have two conditions जो joint PMF को भी satisfy करने पड़ेंगी. वो क्या होंगी कि probability that is joint PMF must be greater than equals to 0, और जब हम इसका sum लेंगे for all the values of x and values of y, तो उसका sum probability का 1 आना चाहिए. So these two properties must be satisfied by your joint probability mass function, that is pxy. एग्जाम्पल देखते हैं इसी पे बेस्ड. सो वी हैव बीन गिवन दैट द जॉइंट पीएमएफ pxy इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस वाई, जहां पे c कोई भी एक कांस्टेंट है, हमें x की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और हमें y की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c. अब हमें पता है प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग योर जॉइंट पीएमएफ दैट इज pxy must be greater than equals to 0. ये फर्स्ट कंडीशन थी. दैट इम्प्लाइज cx प्लस y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. अब x प्लस वाई एनी केस में हमें पता है ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं, सो दिस मीन्स दैट c मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये आ गई हमारे पास एक कंडीशन c के लिए. अब हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ c. सेकेंड कंडीशन जॉइंट पीएमएफ की थी कि समेशन x समेशन y pxy equals to 1, that is summation x summation y, समेशन सारी वैल्यूज ऑफ x और सारी वैल्यूज ऑफ y के लिए लेना है. cx plus y equals to 1. अगर हम पहले सम करें y की वैल्यूज के लिए तो हमारे पास क्या आएगा, y क्या वैल्यूज हैं 1 और 2, सो x plus 1 plus c x plus 2 which is equal to summation x into c 2x plus 3. सिमिलरली हम x की सारी वैल्यूज के लिए समेशन करेंगे, जहां पे हम x के वैल्यूज क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 2 3 और 4 और इनका सब का सम करेंगे. आफ्टर डूइंग दैट यू विल गेट इट इक्वल्स टू 32c. अब 32c की वैल्यू इक्वल टू 1 होनी चाहिए, सो विल गेट c इक्वल्स टू 1 अपॉन 32. तो हमारे पास हमारा जॉइंट पीएमएफ क्या आ गया, c की जगह 1 अपॉन 32 इंटू एक्स प्लस वाई. यही आ गया ना हमारा जॉइंट पीएमएफ. सो इफ यू वुड हैव बीन गिवन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 2, ये क्या है जॉइंट पीएमएफ, एंड वी हैव बीन गिवन कि x और y ये वैल्यूज अज्यूम कर रहे हैं या फिर वैल्यूज दे रहे हैं. तो आपको क्या करना होगा, just substitute values of x and y in this PMF and you will get your answer as 1 by 8. So the joint probability that x takes a value 2 and y takes a value 2 is 1 by 8. So we saw what is a joint distribution and we saw how the two conditions जो joint PMF के लिए important हैं हम उनको कैसे यूज करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चन में. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. अ कमिटी ऑफ 2 persons is to be formed by selecting them at random and without replacement from a group of 10 members. ओके, सो 10 मेंबर्स हैं, उसमें से हमें 2 मेंबर्स कमिटी के लिए चूज करने हैं. उन 10 में से 2 आर मैथमेटिशियंस, 4 आर स्टैटिस्टिशियंस एंड 4 आर engineers. Let x and y denote the number of mathematicians and statisticians respectively. Then find the joint PMF. Now हमें कमिटी किससे फॉर्म करनी है, x और y की, जहां पे x मैथमेटिशियंस हैं और y स्टैटिस्टिशियंस हैं. Also we know there are 4 possible values of x, sorry, 2 possible values of
x and 4 possible values of y, और हमें कमिटी कितने की मेंबर्स की बनानी है, ऑफ 2 members, and we have to find the joint PMF. If we consider ordered pairs of x and y that are possible, they will be 0 0, that is ना हमने mathematicians लिए और ना ही हमने statisticians लिए. 0 1, that is 0 mathematicians and 1 out of 4 statisticians. 0 2, again 0 mathematicians and 2 statisticians out of 4. अब पॉसिबल पेयर्स तो हमारे 1 2 2 1 और 2 2 भी हो सकते हैं, बट दीज केसेस आर नॉट पॉसिबल. व्हाई? अगर हमने यहाँ पे एक मेंबर इधर से ले लिया मैथमेटिशियन से और 2 स्टैटिस्टिशियन से ले लिए, तो टोटल मेंबर्स 3 हो जाएंगे, पर हमें जो कमिटी बनानी है वो 2 मेंबर की बनानी है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. सो इसकी प्रोबेबिलिटी विल बी 0. इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0. सो विल बी कंसिडरिंग ओनली these cases. अब हम एक एक करके इनकी joint probabilities निकालते हैं. So probability that your x equals to 0 and y equals to 0 क्या होगा? ना ही हमने x में से कोई, मतलब ना ही हमने मैथमेटिशियंस चूज किए और ना ही हमने स्टैटिस्टिशियंस चूज किए, तो हमने 2 मेंबर कहाँ से लिए? वो होंगे इंजीनियर्स में से. और वो कितने वेज हैं चूज करने के? 4C2 अपॉन 10 में से 2, that is total number of ways is 2C2. So we'll get this value as 6 upon 45. Similarly, probability x equals to 0 and y equals to 1. इसका क्या मतलब हुआ कि हमने मैथमेटिशियंस तो चूज नहीं किए, पर हमने एक स्टैटिस्टिशियन चूज किया है. 4C1 वेज में कर सकते हैं. अब एक स्टैटिस्टिशियन चूज करने के बाद हमें एक और मेंबर चाहिए, दैट विल बी फ्रॉम योर इंजीनियर्स. तो 4C1 अपॉन 10C2. सो दिस विल बी इक्वल टू 16 upon 45. Next, probability of x0 and y2, that is again mathematicians हमने एक भी choose नहीं किया उनमें से, but we have chosen 2 statisticians which can be done in 4C2 ways. Upon total number of ways is 10C2, so we get this value as 6 upon 45. Similarly, probability of x equals to 1 and y equals to 0, मतलब हमने 4 में से एक मैथमेटिशियन चूज, 2 में से एक मैथमेटिशियन चूज कर लिया. अब y0 मतलब स्टैटिस्टिशियन तो हमने चूज नहीं किए, सो एक इंजीनियर चूज किया होगा, दैट विल बी 4C1 अपॉन 10C2. So we get the answer as 8 upon 45. Then next case is probability of x equals to 1 and y equals to 1. That is हमने अपनी कमिटी में एक मैथमेटिशियन चूज किया और एक स्टैटिस्टिशियन चूज किया, that is 2C1 into 4C1 upon 10C2. So we get this answer as 8 upon 45. I hope you recall the concept of combinations. आपके पास इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आएंगे जहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन भी लगाना हो और जॉइंट पीएमएफ भी फाइंड करना हो. आई थॉट इट वुड बी बेटर इफ आई टेक दिस क्वेश्चन, ताकि आपका कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए. नाउ नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x equals to 2 and y equals to 0. दैट इज हमने 2 मैथमेटिशियंस की ही कमिटी बना ली, दैट इज वी चोज 2C2 अपॉन 10C2. This will give us the value of 1 upon 45. And since our committee has 2 members only, so these other options are not possible. All right. तो हमने अब इनका joint PMF तो देख लिया, joint PMF, but now let's tabulate this joint PMF, where we have x values here in the rows and y, sorry,
x values are in the vertical and y values are the horizontals. So let me erase this. Please note it down. ओके तो अब x0 y0 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दिस विल बी 6/45 जो कि हमने फाइंड भी किया था. सिमिलरली x0 बट y1 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 16/45. x0 y2 विल बी 6/45. हमने देखा था x2 और y2 दैट इज 4 मेंबर कमिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है. देन x2 y1 इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 है एंड x1 y2 इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 है. हमने यही फाइंड आउट किया था ना. सो now we have the joint distribution table of these variables. In case आपसे पूछा जाए about their marginal PMF, although I'll be coming in the next section, but marginal PMF, that is probability of x equals to 0, probability of x equals to 1, probability of x equals to 2, इन सबको marginal कहते हैं. वो क्या होगा? x0 मतलब x0 will be from here, that is your first row will be x0 y0 x0 y1 plus x0 y2. Similarly probability of x equals to 1 क्या होगा? probability x1 but y0 plus x1 y1 plus x1 y2, that is इसमें हम x की वैल्यूज को कांस्टेंट रखेंगे और हम जो समेशन करेंगे वो होगा y की वैल्यूज पे बेस्ड. सिमिलरली अगर हमें पीएमएफ मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y निकालना हो, फॉर एग्जांपल y0 निकालना हो, तो हम y की वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे और हम ऐड किसको करेंगे? विल ऐड फॉर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. तो हम फर्स्ट कॉलम को ऐड करके मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y निकाल सकते हैं. ओके सो मार्जिनल पीएमएफ होता क्या है? मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x, इसको हम डिनोट करते हैं px ऑफ x इज गिवन बाय नथिंग बट समेशन ऑफ योर जॉइंट प्रोबेबिलिटीज. और वो समेशन का किस पे लेंगे हम? फॉर द वैल्यूज ऑफ y, जैसे कि हमने देखा. सिमिलरली p ऑफ y विल बी मार्जिनल pmf ऑफ y और इसका समेशन हम किसके क्रॉस लेंगे? फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. So this is your marginal PMF. And please note that कि marginal distribution of x and y do not determine their joint distribution uniquely. ऐसा नहीं है कि आपके पास marginal PMF है तो आप उससे joint distribution निकाल पाएंगे but that distribution won't be a unique distribution. Unique कब आएगी? Only when these random variables x and y are independent, तभी आप जॉइंट पीएमएफ जो निकालेंगे मार्जिनल पीएमएफ से वो एक यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी. एक एग्जांपल देखते हैं. इफ द जॉइंट पीएमएफ pxy इज 1/32 x plus y वेयर x इज दिस एंड y इज दिस, जैसा कि हमने फाइंड आउट भी किया था. देन फाइंड द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1. अगर हमें मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x इक्वल्स टू 2 निकालना है तो मैंने क्या बताया था कि हम समेशन लेंगे pxy का फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, दैट इज फॉर y 1 and 2. यही बताया था. सो लेट्स डू दैट. सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 y equals to 1 plus probability x equals to 2 y equals to 2. So probability x equals to 2 y equals to 1 कितना आएगा? 1/32 into 3 plus 1/32 into 4. So you get this as 7/32. Similarly अगर हमें marginal PMF निकालना है y equals to 1 का, that will be probability x equals to 1
y equals to 1 plus probability x equals to 2, दैट इज जितनी भी x की पॉसिबल वैल्यूज हैं उसको सम करना है हमें. y equals to 1 plus probability x equals to 3, y equals to 1 plus probability x equals to 4, y equals to 1. इससे आपका आंसर आ जाएगा 14/32. बट these were only two cases जहाँ पे हमें x और y की वैल्यूज दी हुई थी. If along with this probability y equals to 1 we find probability y equals to 2 also, then this will be the marginal PMF of y, जिसे हम डिनोट कर रहे थे py y से. रिमेंबर उस पे स्टेटमेंट लिखी थी फॉर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y. वो इसीलिए था बिकॉज जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y हैं हम उनका जॉइंट पीएमएफ निकालेंगे, इंडिविजुअल पीएमएफ निकालेंगे, और उन दोनों को जब हम कंसिडर करेंगे दैट विल बी योर जॉइंट पीएमएफ. सॉरी, I made a mistake while saying that, by saying that अगर हम दोनों की मार्जिनल पीएमएफ निकालेंगे फॉर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y इक्वल्स टू 1 and 2, देन इन दोनों को कंसिडर करते हुए ही हम कहेंगे कि ये है मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y, बिकॉज देयर इट वाज रिटन ना कि फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, समेशन हम करेंगे फॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, बट हम निकालेंगे फॉर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y. ऑलराइट, सो ऐसे हम मार्जिनल पीएमएफ निकाल सकते हैं. अब मार्जिनल पीएमएफ देख लिया, अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं. इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये सब हमने देख लिया था. अब आते हैं इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स के केस पे. सो टू वेरिएबल्स x and y, of course discrete random variables, are said to be independent if every pair of x and y, that is xy, this equation holds, that is joint PMF equals to मार्जिनल पीएमएफ का प्रोडक्ट. याद है हमने अभी लास्ट या सेकेंड लास्ट स्लाइड में देखा भी था इससे पहले that you cannot find a joint PMF given the marginal PMFs. It is only possible to find a unique joint PMF जब हमें इवेंट्स जो हैं, या सॉरी, जो जब हमें रैंडम वेरिएबल्स जो दिए हुए हैं वो इंडिपेंडेंट हो, तभी हम एक यूनिक जॉइंट पीएमएफ निकाल सकते हैं मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स एंड वाई से. सो दिस कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज if the variables are independent, then joint PMF equals to product of marginal PMF. The definition says that two variables are independent if their joint PMF is the product of two marginal PMFs. अब independent says that अगर हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पता है देन वी कैनॉट गेट एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, जैसा कि हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में भी था. दैट इज नाउ हियर distribution of one variable does not depend on the value of other variables. In probability theory we had probability of occurrence of one variable does not depend or does not affect the probability of occurrence of other event. Here we have distribution of one variable does not depend on the value of other variable. Okay, so we have seen what are independent random variables. No concept, that is the last two concept of discrete random variables, covariance और correlation. हमने covariance और correlation पहले भी पढ़ा था, but now we'll study it in case of random variables. Now when the two random variables are not independent, independent नहीं है मतलब dependent है, then it becomes our interest to assess how strongly they are related to one another. उनका relation क्या है हमें ये find out करना पड़ेगा. और हम कैसे find out करेंगे? covariance and correlation के through. covariance का फॉर्मूला हमने ऑल दो पहले भी यूज किया था. covariance of x and y is expectation of x minus mean of x into y minus mean of y. Remember I told you that this expectation we'll be studying in the later chapters and this is what I was waiting for. So now
we have the formula for covariance of xy as this. हम इसको और क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड आउट करते थे हम, समेशन ही लेते थे ना, और समेशन for all the possible values of x and possible values of y into this joint PMF pxy. So since x minus mu x and y minus mu y are deviations of the two variables from their respective mean values, the covariance is expected product of the deviation, and expected product is found out by multiplying it by the probabilities. Suppose x and y have strong positive correlation, strong positive relation. अभी बस relation देखते हैं. That is, अगर strong positive relation है, that is large values of x tend to occur with large values of y. Similarly, अगर small values of x हैं, they'll tend to occur with small values of y. So most of the probability will be associated with x minus mu x and y minus mu y, where either both are positive, that is x minus mu x is positive or y minus mu y is positive, or both are negative. So product will be positive and hence we'll get a covariance as positive. Similarly, हमारे पास अगर strong negative relation का केस देखना है तो हम इनके साइंस ऑपोजिट कर देंगे and will find out that by the same means. आपको covariance के ये formulas याद होने चाहिए. You can also find covariance of xy as exy minus ex into ey, that is expectation of xy minus expectation of x into expectation of y. और अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स की जगह एक ही वेरिएबल है, जैसे x एंड x, तो कोवेरियंस ऑफ x एंड x क्या होगा, e ऑफ x स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, जिसको हम वेरिएंस ऑफ x भी कहते थे, या फिर हमने ऐसे ही वेरिएंस ऑफ x फाइंड आउट किया था. एंड कोवेरियंस अगर हम देखें फॉर्मूला से, सेकंड वाले फॉर्मूला से, कोवेरियंस डिपेंड्स ऑन बोथ द सेट ऑफ पॉसिबल पेयर्स, these pairs and the probabilities associated. ठीक है, अब हमारे पास तीन केसेस हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. फर्स्ट पिक्चर में या फर्स्ट फिगर में आपको दिख रहा है पॉजिटिव कोवेरियंस है, सेकंड में नेगेटिव कोवेरियंस है, और थर्ड में नो और जीरो कोवेरियंस है. यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी को कांस्टेंट अज्यूम करके ये फिगर्स बनाए हैं. अगर प्रोबेबिलिटी भी चेंज करते हम without altering the set of possible pairs of x and y, then it would change our covariance xy, because now probability also plays a role. अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड. सपोज द जॉइंट पीएमएफ ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स x एंड y इज एज फॉलोज, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोवेरियंस. हमें जॉइंट पीएमएफ दिया हुआ है और कोवेरियंस निकालना है, तो हमें पता है कोवेरियंस का हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं. कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स वाई माइनस ई एक्स इंटू ई वाई. अब अगर हम ई एक्स निकालना चाहें तो वो क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, या फिर इसे लिख सकते हैं समेशन एक्स आई इंटू पी एक्स आई. समेशन एक्स आई इंटू पी एक्स आई, हमारे पास x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0, 1 और 2. अगर x 0 है so we'll have 0 into probability of x being 0 क्या होगी, x 0 मतलब I am doing only for this case, probability x 0 मतलब probability of x 0 and y 0 plus probability of x 0 y 1 plus probability x 0 y 2. दैट इज हम फर्स्ट रो की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे, जैसा कि हमने पहले भी देखा था. सो दिस कम्स आउट टू बी 15/28. सिमिलरली सेकेंड रो की प्रोबेबिलिटीज का सम आएगा 3/7.
सिमिलरली थर्ड रो का आएगा 1/28। सो अगर 0 से वैसे भी कोई प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो रही है सो दैट विल बी 0 प्लस अब x की वैल्यू 1 है इनटू प्रोबेबिलिटी x1 क्या है 3/7 प्लस x की वैल्यू 2 है इनटू प्रोबेबिलिटी of x being 2 is 1/28. So we get the answer for expectation of x as 1/2. Similarly हम expectation y निकालेंगे, वो क्या होगा summation yi into probability of yi. अब y की तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं 0, 1 और 2, और अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ y 0 निकालना है तो हम फर्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे जो कि समेशन आएगा 5/14। सेकेंड कॉलम का ऐड करने पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू 1 विच विल बी 15/28, और थर्ड कॉलम को ऐड करने पे आएगा प्रोबेबिलिटी y इक्वल्स टू 2 जो कि है 3/28। इससे हम हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकाल लेंगे। सो y0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y0 क्या है 5/14 प्लस प्लस y1 इंटू प्रोबेबिलिटी y1 क्या है 15/28 प्लस y2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y2 क्या है 3/28। इससे हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 3/4। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ y आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x आ गया, हमें क्या निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ xy। वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, x इंटू y इंटू योर जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे हम सारे पेयर्स लेंगे एक्स वाई की वैल्यूज के। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर लेते हैं x0 y0, सो 0 इंटू 0 इंटू प्रोबेबिलिटी x0 y0 क्या है 3/28। फिर लेते हैं x0 y1, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 9/28। फिर लेते हैं x0 y2, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/28 प्लस अब x1 y0, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/14 प्लस x1 y1, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/14 अगेन, फिर x1 y2, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0। तो ऐसे हम सारे पेयर्स लेंगे x और y की वैल्यूज के, जिससे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3/14 फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई। तो हमने बस इनका डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगाया है एक्सपेक्टेशन का फाइंड आउट करने के लिए। एंड नाउ विल हैव आवर कोवेरिएंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू EXY क्या आया 3/14 माइनस EX which was 1/2 into EY which is 3/4। so final answer इधर से आ जाएगा -9/56 is your covariance। तो हमने देखा कि अगर हमें कोई जॉइंट पीएमएफ की टेबल दी हुई है तो हम उससे कोवेरिएंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके। नाउ देयर आर सम पॉइंट्स जो आपको याद होने चाहिए, या फिर कुछ रिलेशंस जो आपको याद होने चाहिए कोवेरिएंस के केस में। फर्स्ट इज if x and y are independent random variables and have finite expectations then EXY is EX into EY। जैसा कि हम प्रोबेबिलिटी में भी देखते थे ना, अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी XY क्या होती थी PX into PY। here we'll have EXY is EX into EY। if x and y are independent random variables with finite variance then covariance of x and y is 0 because independent है, they are not related, तो covariance भी 0 होगा। पर अगर covariance 0 है इसका मतलब ये नहीं होगा कि x और y independent होंगे। then बात आती है variance की। variance of x plus y will be variance of x plus variance of y plus covariance x y। अगर x y independent है then variance of x plus y will be variance of x plus variance of y and variance of x minus y will be variance of x plus variance of y। याद रहे चाहे माइनस हो या प्लस हो, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y ही रहेगा,
इनका टोटल ऑफ वेरिएंस, अगर x और y इंडिपेंडेंट है तब ही। फिर आते हैं वेरिएंस ऑफ ax प्लस by, दैट इज हमने इनका स्केल चेंज कर दिया है x और y का, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y प्लस 2ab कोवेरिएंस एक्स वाई। ये कैसे आया, प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये रिलेशन पता होने चाहिए, इन केस एग्जाम में आए तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर दें। देन कोवेरिएंस ऑफ ax प्लस b एंड cy प्लस d, दैट इज हमने चेंज ऑफ स्केल भी देखा और चेंज ऑफ ओरिजिन भी देखा है दोनों x और y वेरिएबल्स में, दैट विल बी ac इनटू कोवेरिएंस ऑफ xy। सो यू मस्ट नोट दीज पॉइंट्स अबाउट कोवेरिएंस, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर किसी क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन भी आपसे पूछ सकते हैं। आते हैं कोरिलेशन पे। हमने देखा कि कोवेरिएंस की एक लिमिटेशन थी, वो क्या थी कि उसकी वैल्यू डिपेंड करती है यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे, बिकॉज इट वाज EXY माइनस EX इंटू EY, मतलब यूनिट्स तो इन्वॉल्व थे ही, तो अगर हमें यूनिट्स में नहीं देखना और हमें एक रिलेटिव मेजर चाहिए, देन we'll be seeing that the choice of units should have no effect on the measure of strength of relationship, और वो हम कैसे देख सकते हैं, through the correlation formula. Now your this rho sign is population correlation coefficient, और अगर ये R होता तो ये sample correlation coefficient होता। we'll be studying these statistics की sample parameter और population parameter क्या होता है in the coming lectures. So रो एक्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। हमने ये फॉर्मूलाज देखे भी हुए हैं और हमें पता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। अगर वैल्यू -1 है तो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, सॉरी, अगर -1 है तो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल नेगेटिव रिलेशन है, और अगर +1 है तो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव रिलेशन है x और y में, और अगर रो 0 है दैट मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी रिलेशन। टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी अनकोरिलेटेड व्हेन द वैल्यू ऑफ रो इज 0। सो ये कॉन्सेप्ट हुआ कोरिलेशन। जैसे कि हमने कोवेरिएंस में देखा था, कुछ पॉइंट्स which must be taken note of are here also. If A and C are either both positive or both negative, then correlation of AX plus B and CY plus D, मतलब चेंज ऑफ स्केल भी है और चेंज ऑफ ओरिजिन भी है दोनों वेरिएबल्स में, दिस विल बी इक्वल्स टू कोरिलेशन XY। ये कब है, जब AC इज पॉजिटिव, अगर AC नेगेटिव है दैट इज लेस देन 0, then correlation between AX plus B and CY plus D will be minus correlation XY। ये कब होगा, जब A और C का प्रोडक्ट नेगेटिव है, दैट इज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। And we can also say using this that correlation coefficient is not affected by a linear change. Second point, if x and y are independent random variable, then rho is equal to 0. But rho equals to 0 does not imply independence, जैसा कि हमने कोवेरिएंस के केस में भी देखा था। And the last point correlation में होगा, if rho is equal to 1 और rho is equal to -1, that is strongest relationship है, then it is only possible if y equals to ax plus b, मतलब रो +1 -1 है, इम्प्लाइज y इक्वल्स टू ax प्लस b है, मतलब इनका लीनियर रिलेशनशिप है, और y इक्वल्स टू ax प्लस b इम्प्लाइज रो या तो +1 है या फिर -1 है। यही मतलब होता है IFF इफ का, कि दोनों साइड के हमारे इम्प्लीकेशंस फॉलो करें। So हमें पता है correlation coefficient is a measure of degree of linear relationship between random variable x and y, and only when they are related in a linear manner
will rho equal to +1 or -1 or any positive or negative value lying between -1 and +1. So correlation हमें linear relationship के बारे में ही बताता है. So that is all for your discrete random variables case. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स में क्या क्या केसेस होते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एंड सो ऑन, एंड एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, everything will be seen in case of continuous random variables. Thank you so much for watching this video. Please like the video if you liked the content. Don't forget to press the bell icon because आपको notification मिल जाएगा whenever we upload a video, so that you don't miss out on any videos. So keep studying. Thank you so much.